काजल के पापा रमेश आज घर लौटे तो काजल उनसे मेले में जाने की जिद करने लगी। पापा, आज गांव में बैसाखी का मेला लगा है, मुझे मेला घूमने जाना है। काजल, अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा, मेला घूमना है तो अकेले चली जाओ। रात में उसे घर के बाहर अकेले मत भेजो। कल सुनीता की लड़की पल्ले मोहल्ले तक गई थी। किसी शैतानी आत्मा ने उसे पकड़ लिया था। उसके घर वाले बड़ी मुश्किल से उसे खींचते हुए तांत्रिक वीरबाला के पास ले गए। वीरबाला ने उसके ऊपर से शैतान उतारा, तब उस लड़की को होश आ पाया था। चिंता मत करो माँ, मेरे ऊपर कोई शैतान नहीं चढ़ेगा। भूत प्रेत उन्हीं के ऊपर हावी होते हैं जो लोग कमजोर मानसिकता के होते हैं। हमारी बेटी दिमाग के मामले में बहुत तेज है। लो ये पैसे पकड़ो और मजे से मेला घूम कर आओ। काजल मेला घूमने पहुंची। चाट पकौड़ी खाने के बाद जब वो झूला झूलने जा रही थी तो उसे मेले वाले जगह से बाहर थोड़ी दूर पर मुखौटों की एक दुकान दिखाई दी। भूत वाली शक्ल का मुखौटा पहनकर माँ को डराऊंगी, बहुत मजा आएगा। काजल मुखौटों वाली दुकान पर गई। दुकान पर डरावनी शक्ल वाला मुखौटा पहन के एक आदमी बैठा था। आइए आइए, मुखौटों की दुकान पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको हर तरह के मुखौटे मिलेंगे। हंसने वाला मुखौटा, रोने वाला मुखौटा, डराने वाला मुखौटा। काजल को दुकान पर अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मुझे बस एक डराने वाला मुखौटा दे दीजिए। काजल ने मुखौटा लिया और पैसे देकर दुकान से बाहर निकल गई। कुछ दूर जाकर काजल ने पलटकर दोबारा दुकान वाली जगह पर देखा। वहाँ कोई दुकान नहीं थी। झूला झूलने के बाद काजल घर लौटने लगी। इस मुखौटे को लगाकर जब मैं माँ के पास जाऊंगी तो माँ तो डर के मारे चीख ही पड़ेंगी। उन्हें लगेगा कि सुनीता की तरह मेरे अंदर भी शैतान घुस गया है। काजल ने जैसे ही मुखौटा पहना उसे कुछ हो गया। एकदम रास्ते पर रुक गई और घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथ और सिर झुकाने लगी। काजल किसी अज्ञात भाषा में कुछ बोल रही थी, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद जब काजल घर पहुंची तो रमेश उससे बोला, आ गई बेटी, मुखौटा तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा। तो बताओ मेले में क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ घूमी? मुझे बकरा चाहिए। क्या? मुझे बकरा चाहिए अभी। लगता है तुम मटन खाना चाहती हो। कल संडे है, कल मैं अली की दुकान से मटन ले आऊंगा, लेकिन अभी रात में अली की दुकान बंद हो चुकी है, इसलिए मटन नहीं मिल पाएगा। काजल घर के बाहर निकल जाती है। काजल, कहाँ जा रही हो? काजल मटन बेचने वाले अली के घर गई। उसने अली के आंगन से बकरे खोल लिए और उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। अली अपने घर से बाहर निकल आया और उसने काजल को रोका। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकेगा? काजल ने अली को उठाकर उसके घर की दीवार पर दे मारा और बकरे झाड़ियों में ले गई। रमेश काजल को ढूंढते हुए अली के घर के पास से गुजर रहा था तो अली ने उसे सारी बात बताई। अम्मा, तुम्हारी लड़की में कोई शक्तिशाली शैतानी आत्मा प्रवेश कर गई है। वो मेरे बकरों को लेकर झाड़ियों की तरफ गई है। शैतानी आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो? उधर काजल बकरे खाकर झाड़ियों से बाहर निकल आई। जब से ये मेले से होकर आई है, इसने अपना मुखौटा नहीं उतारा है। पहले तो इस मुखौटे को हटाता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या गड़बड़ है। रमेश चुपके से काजल के पीछे गया और उसने एकदम उसका मुखौटा उतार दिया। मुखौटे के हटते ही काजल नॉर्मल हो गई। पिताजी, आप और मैं यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो मेले से घर लौट रही थी। मैंने मेले में आलू की चाट और पकौड़ी खाई। एक मुखौटा भी खरीदा जो आपके हाथ में है। इसे पहनकर मैं माँ को डराऊंगी। माँ को कल डराएंगे, अभी घर चलते हैं। उस रात काजल के परिवार ने खाना खाया और फिर से सब सो गए। रात में काजल की माँ की अचानक नींद खुल गई। उसे स्टोर रूम से खटर पटर की आवाज आ रही थी। काजल की माँ अपनी चारपाई से उठी और उसने स्टोर रूम का पर्दा हटाया। स्टोर रूम के अंदर काजल मुखौटा पहने खड़ी थी और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। काजल ने कुल्हाड़ी से अपनी माँ पर हमला कर दिया। खून चाहिए, मैं खून पीऊंगा, खून। काजल की माँ डर कर भागती है और जल्दी से रमेश को जगाती है। काजल रमेश पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। काजल बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? कुल्हाड़ी छोड़ दो और शांत हो जाओ। रमेश के कहने का काजल पर कोई असर नहीं हुआ। काजल के माता पिता घर से बाहर भागे
और उन्होंने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। काजल अंदर से दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारने लगी। मुझे खून चाहिए, खून पीऊंगा, मुझे खून चाहिए। रमेश दौड़ता हुआ तांत्रिक वीरबाला के पास पहुंचा। रमेश ने तांत्रिक को बताया कि जब से काजल ने मुखौटा पहना है वो अजीब तरह की हरकतें कर रही है और आदमी की आवाज में खून मांग रही है। तुम्हारी लड़की के अंदर मुखौटे के माध्यम से खून पीने वाले शैतान का प्रवेश हो गया है। उस मुखौटे को हमें जल्द से जल्द उसके चेहरे से हटाना होगा। काजल ने लगभग आधा दरवाजा तोड़ दिया था। रमेश और तांत्रिक चुपचाप दरवाजे के दाएं और बाएं खड़े हो गए। जैसे ही काजल बाहर आई, तांत्रिक ने अपनी भस्म काजल के ऊपर डाली और रमेश ने काजल के चेहरे से मुखौटा उतार फेंका। मुखौटे के हटते ही काजल के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद काजल को होश आया। क्या हुआ पिताजी? आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अब तुम पूरी तरह ठीक हो। उधर तांत्रिक मुखौटे को लेकर झाड़ियों की तरफ गया। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा और मुखौटे को उसमें गाड़ दिया। अगर ये किसी को मिल गया तो अंजाम बुरा होगा। एक दिन गांव की एक लड़की पिंकी नदी पर जब कपड़े धोने जा रही थी तो नदी की रेत में उसे वही मुखौटा पड़ा हुआ मिला। शांतिपुर नाम के एक कस्बे में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा का आधा चेहरा जला हुआ था, इसलिए वो हमेशा आधे चेहरे को छुपाकर घर से बाहर निकलती थी। अरे वो देख, अधजली मीरा मंदिर जा रही है अपने राधे श्याम की पूजा करने। इसका पूरा चेहरा कभी ना कभी तो मैं देख कर ही रहूंगा। ये शबाना ब्यूटी पार्लर जाती है। शबाना ब्यूटी पार्लर वालों से पता करना पड़ेगा कि इसका चेहरा कैसा है। राहुल और प्रदीप धनी व्यापारियों के बेटे थे। वे अक्सर मीरा को तंग किया करते। मीरा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपने रास्ते चली जाती। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। शाम को 3 से 6 शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। बेटा छतरी लेके जा, बहुत बादल है। छतरी का काम नहीं है माँ, छतरी कहाँ लिए घूमूंगी। मीरा उस शाम जब एग्जाम देने के बाद कॉलेज से बाहर निकली तो जोरदार बारिश होने लगी। उसे कुछ घंटे एक दुकान में रुकना पड़ा। रात में जब बारिश रुकी तो मीरा अपने घर की तरफ बढ़ी। सड़कों पर पानी भरा हुआ था, इसलिए सड़कें सुनसान थीं। अचानक मीरा को किसी ने छोटा सा पत्थर फेंक कर मारा। कौन है वहाँ? मीरा तेजी से आगे बढ़ने लगी, तभी अचानक राहुल और प्रदीप उसके सामने आ गए। आज हम तेरा पूरा चेहरा देखेंगे। उधर मीरा की माँ मीरा का इंतजार कर रही थी। मीरा कई घंटे बाद घर लौटी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। क्या हुआ बेटी, इतनी देर कैसे हो गई? मीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उधर राहुल और प्रदीप देर रात अपने घर पर शराब पी रहे थे। ऐसा भयानक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, भविष्य में भी नहीं देखेगा। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब इतनी रात में कौन आ गया? राहुल दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करके दोबारा सोफे पर बैठ जाता है। लगता है कोई बच्चा होगा। तभी कोई फिर दरवाजा खटखटाता है। इस बार मैं जाता हूँ। प्रदीप दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर मुंह ढाके और हाथ में मशाल लिए एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने अपने भयानक पंजों से प्रदीप का गला पकड़ लिया और मशाल से उसका मुंह जलाने लगी। राहुल दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रदीप का चेहरा जल रहा है और आसपास कोई नहीं है। कौन था? किसने तेरे आग लगाई? पता नहीं, शायद कोई चुड़ैल थी। अब जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चल, मेरा चेहरा जला जा रहा है। राहुल कार निकालता है और प्रदीप को हॉस्पिटल लेकर जाता है। राहुल ने देखा कि सड़क पर कोई औरत लेटी हुई है। अरे कौन लेटा है? उठ जाओ, मुझे अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाना है, देर हो रही है।
लेटी हुई औरत पर कोई असर नहीं होता। राहुल गाड़ी से उतरता है और औरत के पास जाता है। तभी रोड के दोनों तरफ से 4 भूतनियाँ आती हैं। चारों भूतनियाँ औरत की साड़ी में आग लगा देती हैं। औरत राहुल के पीछे भागती है। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है राहुल? राहुल भागता हुआ जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी ऊपर से अचानक एक भयानक चेहरा उसके सामने लटकता है। भूतनी राहुल के बाल पकड़ती है और उसका चेहरा जला देती है। अरे मर गया रे, मर गया। राहुल कार की तरफ भागता है और तेजी से कार ड्राइव करते हुए चला जाता है। अगले दिन प्रदीप के पिता हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तुम दोनों के चेहरे को किसने जलाया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुंह में जबान नहीं है क्या? किसने किया तुम्हारा यह हाल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। हमने कल मीरा का चेहरा देखने की कोशिश की थी, तो उसके बाद से न जाने कौन हमारे पीछे पड़ गया है। प्रदीप के पिता मीरा के घर पहुंचते हैं। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे और इसके दोस्त का चेहरा जलाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस रात जब मैं कॉलेज से लौट रही थी तो राहुल और प्रदीप ने जबरदस्ती मेरा चेहरा देखने की कोशिश की। वे मेरा दुपट्टा छीनने लगे। तभी मैंने खुद ही अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया और उन्हें अपना चेहरा दिखा दिया। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मुझे खुद को लेकर कोई अफसोस नहीं। अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर उनके चेहरे किसने जलाए? मैं नहीं जानती। प्रदीप के पिता एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उन्हें राहुल और प्रदीप के पास लेकर जाते हैं। कोई आत्मा इन दोनों का पीछा कर रही है, सावधान रहना होगा। राहुल और दीपक की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रदीप घर जाते ही सो गया। रात के 2 बजे उसकी आंख खुली। उसके बिस्तर के चारों ओर 4 चुड़ैल हाथ में मशाल लिए और मुंह ढाके खड़ी थीं। चुड़ैलों ने प्रदीप के बिस्तर पर आग लगा दी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। प्रदीप बिस्तर से कूदा और खिड़की से कूदकर सीधे राहुल के घर की ओर भागा। राहुल उसे सड़क पर ही मिल गया। क्या तुम्हारे बिस्तर पर भी किसी ने आग लगा दी? हाँ। दोनों भागते हुए शबाना ब्यूटी पार्लर पहुंच गए। ब्यूटी पार्लर अभी भी खुला हुआ था। क्या कोई है? हमारी मदद करो। हेलो, क्या कोई है? यहाँ पर कोई है? तुम कौन हो? मैं वैशाली हूँ। 50 सालों से मेरी आत्मा इस कस्बे में भटक रही है। मैं भी मीरा की तरह आधी जली हुई थी। उस समय ये कस्बा गांव था। एक दिन जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो तुम्हारे जैसे कुछ छिछोरों ने मेरा चेहरा जबरदस्ती देखने की कोशिश की और जब मैंने चेहरा नहीं दिखाया तो उन्होंने मुझे उठाकर कुएं में फेंक दिया। मुझे तैरना नहीं आता था और मैं डूबकर मर गई। भूतनी ब्यूटी पार्लर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और ब्यूटी पार्लर में आग लगा देती है। राहुल और प्रदीप अंदर चिल्लाते रह जाते हैं, बचाओ, बचाओ। एक बार की बात है, एक गांव में बंटी नाम का किसान अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। आ गए खेत से? आज तो आपके कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं। हाँ, आज खेत में बहुत काम था। अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज नींद आ रही है। रात में जब बंटी और पुष्पा सो रहे थे तो अचानक उन्हें किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। बाहर कोई गाना गा रहा था। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बारिश में पी लेने दो, शराब दो शराब दो, दरवाजा खोलो शराब दो। पुष्पा, आज क्या तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया? लगता है गांव में फिर वही देवदास चुड़ैल आई है। जल्दी जाओ, दरवाजा बंद करके आओ। पुष्पा उठकर दरवाजा चेक करने जाती है, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद था। पुष्पा दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। पड़ोसी के घर से चुड़ैल की भयानक आवाज आ रही थी। लगता है पड़ोसी ने अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया था
चुड़ैल उन्हीं के घर में घुस गई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम चुड़ैल की समस्या से कब मुक्त हो पाएंगे। सरपंच जी कुछ करते ही नहीं। तभी अचानक चुड़ैल बंटी के घर का ही दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा खोल, शराब दे। देख, तेरे पड़ोसी ने शराब नहीं दी और मेरे कहने पर नाच करके नहीं दिखाया। मैंने उसकी गर्दन काट दी। अब जल्दी आ और शराब दे। पुष्पा, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो हमारे घर आ गई। आप डरिए मत, मैंने एक शराब की बोतल इमरजेंसी के लिए खरीद कर रखी थी। पुष्पा दरवाजे के नीचे से शराब की बोतल खिसका देती है। तब चुड़ैल बोतल लेकर चली जाती है। सुबह बंटी के पड़ोस के घर में मातम छाया हुआ था। चुड़ैल ने मेरे बेटे और बहू को मार डाला। अब कौन मुझे न्याय दिलाएगा? वो नाश पिटी चुड़ैल मेरे बेटे बहू को खा गई। बंटी और गांव के कुछ आदमी सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे कब तक हम उस देवदास चुड़ैल का अत्याचार सहते रहेंगे? गांव के लोगों को अपने अपने घर शराब की बोतलें रखनी पड़ती हैं। हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हम शराब की बोतल कैसे खरीदें? चिंता मत करो, आज रात उस चुड़ैल को हम मार डालेंगे। सब लोग रात में 12 बजे अपनी अपनी मशालें जलाकर चौपाल पर इकट्ठा हो जाना। उस रात गांव के लोग सोए नहीं और आधी रात को मसाले लेकर चौपाल पर आ गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मेरी रक्षा करना। अभी तो भूतनी आई भी नहीं, अभी से तुम्हारी पतलून गीली होती जा रही है। गांव के लोग डरते डरते आकृति की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये तो चुड़ैल नहीं, ये तो गांव का शराबी भोला है। तभी कहीं दूर से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! गांव वाले जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में दौड़ते हैं। चुड़ैल ने 2 औरतों की गर्दन पकड़ रखी थी। नाच कर दिखाओ। हमें नाचना नहीं आता, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। नाच कर दिखाओ वरना गला घोट दूंगी। हमें क्या करना चाहिए? क्या पूरे घर को आग लगा दें? नहीं, घर के अंदर 2 औरतें भी हैं। अगर हमने पूरे घर को आग लगाई तो वो दोनों भी मारी जाएंगी। ऐसा करते हैं, पहले हम उस चुड़ैल को डराते हैं। सुनो चुड़ैल, यहाँ से चली जाओ वरना हम घर में आग लगा देंगे और तुम जलकर राख हो जाओगी। लगा दो आग, मेरी जिंदगी में तो 40 साल पहले ही आग लग चुकी है। ऐसा कहकर चुड़ैल उन औरतों को छोड़कर गायब हो जाती है। काका, 40 साल पहले इस गांव में जो घटनाएं हुई हैं, हमें उनके बारे में पता करना चाहिए। शायद उस चुड़ैल के बारे में कुछ पता लग जाए। हमारे गांव में कोई इतना बुजुर्ग आदमी नहीं है जो 40 साल पहले हुई घटनाओं की जानकारी दे सके। काका, पड़ोस के गांव में एक 100 साल से ऊपर का आदमी रहता है, शायद वो कुछ जानता हो। बंटी और सरपंच उस बुजुर्ग आदमी से मिलने जाते हैं। वो बुजुर्ग आदमी को देवदास चुड़ैल के बारे में सारी बात बताते हैं। देवदास चुड़ैल, हाँ मुझे याद आया। 40 साल पहले की बात है। गांव में श्यामदास नाम का एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसकी बेटी एक नीची जाति के लड़के से प्यार करती थी। जब जमींदार को ये बात पता लगी तो उस जमींदार ने लड़के को मरवा दिया, क्योंकि अगर जमींदार की लड़की नीची जाति के लड़के से शादी कर लेती तो जमींदार की नाक कट जाती। लड़के के मरने के बाद वो लड़की शराबी बन गई, गली गली भटकने लगी और फिर कहीं गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। जमींदार भी गांव छोड़कर चला गया।
मुझे लगता है ये उसी लड़की की आत्मा है जो चुड़ैल बनकर तुम लोगों को परेशान कर रही है। वो चुड़ैल प्रेम की भूखी है, उससे प्यार से बात करो। काका, आज रात मैं अकेले ही चुड़ैल से बात करूंगा। हालांकि मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूंगा। बंटी उस रात अकेला ही चौपाल पर बैठा रहा। फिर चुड़ैल उसके पास आई। मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन उसके लिए हम गांव वालों को परेशान मत करो। गांव में कोई भी लड़का या लड़की किसी से भी प्रेम करेगा तो हम उनकी शादी कराएंगे। हम अपने गांव में जाति भेद भी नहीं रहने देंगे। अगर दो लोग आपस में प्रेम करते होंगे तो उनकी जाति देखे बिना उनकी शादी कराई जाएगी। काश 40 साल पहले भी लोग इतने ही समझदार होते तो मुझे चुड़ैल बनकर इस तरह भटकना नहीं पड़ता। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। मैं तुम पर भरोसा करके इस गांव से जा रही हूँ। ध्यान रखना, जैसी मेरी हालत हुई है वैसी किसी और की ना हो। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। रिया को मेकअप का बड़ा शौक है। वो अक्सर नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाती रहती है और आज रिया का मेकअप पैलेट आने वाला था। मैडम, आपका पार्सल। थैंक यू। रिया वो पार्सल लेकर बहुत खुश थी। रिया ने वो पार्सल खोला और उसमें एक मेकअप पैलेट निकला। वैसे है तो बहुत अच्छा, अभी ट्राई करके देखती हूँ। रिया ने एक ब्रश लिया और उस पैलेट पे रब किया और अपने फेस पे लगाया। वो उस मेकअप से खुश थी। राजीव, आके देखो ना, ये शेड मुझ पे कितना सूट कर रहा है। आता हूँ, रुको। जैसे ही रिया वापस मिरर की तरफ मुड़ी तो उसकी चीख निकल गई। रिया को मिरर में अपनी शक्ल नहीं, चुड़ैल दिख रही थी। राजीव, राजीव! क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो चुड़ैल। कहाँ है चुड़ैल? कहाँ? मिरर में सिर्फ रिया को ही चुड़ैल दिख रही थी, राजीव को नहीं। इसीलिए बोलता हूँ, देर रात तक हॉरर मूवीज मत देखा करो। अब तुम अपने आप को ही चुड़ैल बोल रही हो। राजीव ने इस बात को मजाक में लिया, पर रिया डरी हुई थी। रिया जहाँ जहाँ जा रही थी उसे अपने रिफ्लेक्शन में चुड़ैल दिख रही थी। रात को रिया राजीव को पकड़कर सो गई, पर अचानक रिया की आँख खुली और उसने देखा कि उसके बेड के पास एक चुड़ैल बैठी हुई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? रिया ने राजीव को कस के पकड़ लिया। वो चुड़ैल यही है। यहाँ कोई नहीं है, देखो देखो। रिया ने वापस देखा तो वो चुड़ैल गायब हो गई। राजीव ने रिया को पानी पिलाया। फिर रिया वॉशरूम गई और उसने अपना मेकअप धो दिया। अब जब उसने मिरर में देखा तो कोई चुड़ैल नहीं थी। लगता है मेरा वहम ही था। अगले दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। फिर रिया को उसकी सहेली का फोन आया। अरे वाह, मॉल में सेल लगा है तो जाना ही चाहिए। तू एक काम कर, मुझे 1 घंटे में पिक कर ले। और फिर रिया ने अपना मेकअप करना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने अपना मेकअप ब्रश नीचे रखा और मिरर में देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक बार फिर उसे मिरर में चुड़ैल दिख रही थी। वो डर गई। उसने हड़बड़ी में राजीव को फोन लगाया। राजीव, वो चुड़ैल, तुम जल्दी घर आ जाओ प्लीज। कुछ ही देर में राजीव घर आ गया। रिया अब भी रो रही थी। रोना बंद करो, देखो कुछ नहीं हुआ है, ये तुम्हारा वहम है रिया। लेकिन जैसे ही रिया ने मिरर में देखा तो उसे खुद के चेहरे में चुड़ैल दिखने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी।
तुम्हें आराम की जरूरत है रिया, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रिया को बेड पे सुलाकर राजीव वहीं बैठा रहा। न जाने रिया को क्या हो गया है। रिया सो रही थी, लेकिन जैसे ही राजीव ने रिया के सर पर हाथ रखा, वो सहम गई। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। राजीव ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आए और डॉक्टर ने रिया को चेक किया। राजीव ने डॉक्टर को सारी बात बताई। लगता है रिया के मन में कोई डर बैठ गया है। मैं फिलहाल उससे रिलैक्स होने के लिए मेडिसिन दे देता हूं, लेकिन फिर तुम इसे साइकाइट्रिस्ट के पास जरूर ले जाना। जी डॉक्टर। और इसका बुखार, वो तो अभी कुछ घंटों में उतर जाएगा। तुम बस ठंडे पानी की पट्टियां करते रहो। जी डॉक्टर। डॉक्टर चले गए और राजीव रिया को ठंडे पानी की पट्टियां करता रहा। टेंटेन, देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। तुमने क्यों बनाया? तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? आज मैंने छुट्टी ली है। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अरे वाह, इतना प्यार। रुको, मैं ब्रश करके आती हूँ। रिया वॉशरूम गई और उसने अपने मुंह पर पानी मारा और फिर ब्रश करने लगी। अभी उसे मिरर में चुड़ैल नहीं दिख रही थी। पता नहीं क्या है, कभी मैं दिखती हूँ, कभी वो डरावनी चुड़ैल। लगता है मैं पागल हो गई हूँ। राजीव रिया का इंतजार कर रहा था। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। मैंने आज न्यू मूवी के 2 टिकट्स बुक कर लिए हैं। ओह माय गॉड, आई लव यू। कितने बजे का शो है? जितना समय तुम्हें रेडी होने के लिए लगता है उतना तो है। 3 घंटे हैं। अच्छा, मैं 3 घंटे लेती हूँ रेडी होने के लिए। मैंने कम बोल दिया क्या? कुछ देर बाद रिया वापस मेकअप करने बैठ गई और वहाँ राजीव चिल्लाने लगा। जल्दी करो रिया, वरना शो खत्म हो जाएगा। रिया ने हड़बड़ी में थोड़ा मेकअप किया और वहाँ से बिना मिरर में देखे निकल गई। राजीव और रिया रास्ते पर चल रहे थे। रिया ने एक कार के मिरर में अपनी शक्ल देखनी चाही तो उसे वो चुड़ैल दिखी। राजीव, वो चुड़ैल मेरे अंदर है। राजीव। रिया रोने लगी और बारिश शुरू हो गई। रिया का मेकअप पानी में बहने लगा। रिया, ये तुम्हारा वहम है। देखो कहाँ है चुड़ैल। रिया ने वापस मिरर में देखा तो उसका आधा चेहरा अब भी चुड़ैल जैसा दिख रहा था। उसे कुछ समझ में आया। उसने पानी को अपने हाथों में लिया और अपने मुंह पर मारा। उसका सारा मेकअप धुल गया और वो चुड़ैल भी गायब हो गई। राजीव, घर चलो, जल्दी चलो। वो दोनों वापस घर पहुँचे। रिया ने वो मेकअप पैलेट उठाई और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अरे ये क्या किया? कितनी महंगी थी वो। वही सारी परेशानी की जड़ थी। जब भी मैं वो मेकअप लगाती हूँ मुझे वो चुड़ैल दिखती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। राजीव ने रिया की बातों पर यकीन नहीं किया, पर रिया को समझ आ गया था उस भूतिया मेकअप का राज। शूटिंग की दुनिया में ऐसी कई चीजें होती हैं जो सालों से ट्रंक में पड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक था एक खतरनाक खूनी आईना जिसमें नयनतारा का भूत कैद था। नयनतारा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। उसका सपना था मैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जरूर जीतूंगी, आई एम श्योर। हाँ जरूर। नयनतारा के पास एक आईना हुआ करता था जिसमें वो अक्सर अपने आप को देखती थी। नयनतारा अपने सपने को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करती थी। उसे एक्टिंग करता देख सभी लोग दंग रह जाते थे और तालियां बजाते थे। वाह,
व्हाट अ परफॉर्मेंस, मजा आ गया नयनतारा। थैंक यू सर। अच्छा, कल का सीन ऊंची पहाड़ी पर है, मेरा असिस्टेंट तुम्हें सब समझा देगा। ठीक है सर। अगले दिन पहाड़ी पे शूटिंग करने के लिए सब तैयार थे। नयनतारा ने अपने आईने में अपना मेकअप और हेयर चेक किया। ये लीजिए मेकअप दादा, मेरा आईना आपके पास रखिए। जी मैडम। आईना मेकअप दादा को देकर नयनतारा एक्टिंग करने पहाड़ी के एंड पे गई। ये सुसाइड का इमोशनल सीन था। आंसू लाने के लिए जैसे ही नयनतारा ने अपनी आंखें बंद की, उसका पैर डगमगाने लगा और चीख के साथ नयनतारा सीधे पहाड़ी से नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में नयनतारा की मौत हो गई और उसका बेस्ट एक्ट्रेस बनने का सपना अधूरा रह गया। आज कई साल बाद वो ट्रंक जिसमें नयनतारा का आईना था, वो एक नए सेट पे लाया गया। प्रोडक्शन वाले ने वो ट्रंक खोला। ये आयशा है तो साइड कैरेक्टर और तेवर तो ऐसे जैसे खुद हीरोइन हो। अब इसको भी खुद का आईना चाहिए। प्रोडक्शन वाला आईना ढूंढ ही रहा था कि उसे नयनतारा का आईना मिल गया। उसने वो उठाया। प्रोडक्शन वाले ने वो आईना आयशा को दे दिया। थैंक यू। उस आईने में आयशा अपना मेकअप करने लगी, लेकिन तभी रूम में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। लगता है लूज कनेक्शन है। फिर विंडोज भी जोर जोर से पटकने लगी और अंधेरे में नयनतारा का भूत उस आईने से बाहर निकला और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, नयनतारा आयशा में घुस गई। अब आयशा के शरीर में नयनतारा थी। नयनतारा आयशा को सीधा सेट पे ले गई। वो वहीं चेयर लगाकर बैठ गई। आसपास के लोगों को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि आयशा नकचड़ी स्वभाव की थी। और बस तभी आयशा, अब तुम्हारा सीन है। तुम्हारा हस्बैंड 7 दिनों से लापता है। तुम्हें उसके गम में रोना है। ठीक है, पर थोड़ा अच्छे से करना, इमोशनल सीन है। मैंने बोला ना कर दूंगी। डायरेक्टर भी थोड़ा चौंक गया। आयशा कैमरे के सामने गई। रोल, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही आयशा फूट फूट के रोने लगी। ये देखकर डायरेक्टर भी दंग रह गया। राघव, तुम कहाँ हो? लौट आओ जल्दी, लौट आओ। कैमरे का आयशा के चेहरे पे फोकस था और आयशा एकदम रियल एक्टिंग कर रही थी। कट। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस, एकदम रियल था। थैंक यू सर। डायरेक्टर को थैंक्स बोल के आयशा सीधा रूम में चली गई। अब से आयशा के रूप में नयनतारा एक्टिंग कर रही थी, इसीलिए आयशा की बहुत तारीफ हो रही थी। जल्द ही उसे हीरोइन का रोल मिल गया। नयनतारा बहुत खुश थी। नयनतारा ने बहुत अच्छे से एक्टिंग की। मूवी रिलीज हुई और न्यूज़पेपर में उसकी एक्टिंग को सराहा जा रहा था। ये देखकर नयनतारा बहुत खुश थी। वो अब भी आयशा के शरीर में थी। एक दिन एक रिपोर्टर ने आयशा से पूछा, मैडम, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपकी एक्टिंग में लेट एक्ट्रेस नयनतारा की झलक है। क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्यों? ये सुनकर आयशा के चेहरे पे शिकन आ गई। मैं नयनतारा ही तो हूँ। रिपोर्टर कंफ्यूज हो गया और आयशा वहाँ से चली गई। कुछ महीनों बाद आयशा की कुछ और फिल्म्स रिलीज हुई और उसकी एक्टिंग को सराहा गया। अब उसे और भी ज्यादा काम मिलने लगा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो आयशा नहीं, नयनतारा एक्टिंग कर रही थी। अक्सर अकेले में आयशा नयनतारा के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
बिगाड़ा कुछ नहीं है, पर तुम मेरा अधूरा सपना पूरा करोगी। क्या इसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ, बेशक। आयशा ने नयनतारा के भूत के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि नयनतारा के भूत ने आयशा को अपने वश में कर लिया था। लेकिन आयशा के डायरेक्टर को उस पे शक होने लगा था। क्या बात है आयशा, आजकल तुम पहले की तरह गपशप नहीं करती, बस काम से काम? सर, एक्टिंग करने आती हूँ, वो अच्छी कर रही हूँ, और क्या चाहिए आपको? बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। मैंने एक्ट्रेस नयनतारा के साथ काम किया है और आजकल मुझे उसकी झलक तुम में दिख रही है। उनकी एक्टिंग स्टाइल, सेट का रवैया, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों। वो चीज ना ही समझे तो अच्छा है सर, मैं रेडी हूँ सीन के साथ, चलिए शूटिंग करते हैं। नयनतारा ने अपने डायरेक्टर को भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब आयशा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आज नयनतारा का सपना पूरा हो गया। अवार्ड लेकर आयशा रास्ते पे चलने लगी, अकेले बड़बड़ाते हुए। आखिर आज मेरा सपना पूरा हो ही गया, मेरी सारी मेहनत रंग लाई। नयनतारा का भूत आयशा को उसी पहाड़ी पर ले गया जहां नयनतारा के साथ वो हादसा हुआ था। तुम्हारा सपना पूरा हुआ, अब मुझे छोड़ दो प्लीज। हाँ जरूर। और बस नयनतारा के भूत ने आयशा को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। आयशा भी मर गई और वो भूतिया आईना भी अपने आप फूट गया।